यस, सो टॉक ऑफ द टाउन यही है, इंटरेस्ट रेट्स। तो ये डिस्कस करते हैं। मैंने इसके लिए पिक किया आईटी सेक्टर को कि हाउ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट द आईटी सेक्टर एज इन्वॉल्व, कि इफ़ द इंटरेस्ट रेट्स आर इन राइजिंग ट्रेंड तो वो आईटी सेक्टर पे क्या इम्पेक्ट लाता है, बट ऐसा होता क्यों है। पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट वाई डज दिस इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट दिस आईटी सेक्टर एज इन्वॉल्व, वो डिस्कस करते हैं। सो अपन इसको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दैट इफ़ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन एन आईटी सेक्टर कंपनी तो किस बेसिस पर डिसीजन है। सो हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली किसी भी शेयर का, सिक्योरिटी का जो वैल्यू होती है दैट इज़ द करंट मार्केट प्राइस जो आप उसके लिए पे कर रहे होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू थिंग्स। बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर, दैट इज़ जितनी प्राइस, मतलब जितने रुपीज़ का एसेट अभी कंपनी के पास उसके इक्विटी शेयर्स के लिए है। एक तो उसमें उसकी प्राइस में इसका कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है कंपनी के, दैट इज़ कि व्हाट इट इज़ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इन द फ्यूचर। सो बेसिकली होता क्या है ना, सो बस कि आईटी सेक्टर एज एन सेक्टर बहुत ही एसेट लाइट मॉडल होता है। जैसे अगर आज आप रिलायंस को देखेंगे तो उसको पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बिजनेस में, तो उसके बहुत सारे प्लांट्स है, रिटेल के स्टोर्स है, तो उसके पास बहुत सारा एक मेजर फिक्स्ड एसेट्स होता है। तो जो उसकी प्राइस होती है 2400 की, उसमें आपको बहुत बड़ा कंपोनेंट उसकी करंट बुक्स पे एसेट्स का दिखेगा। वेयर इन आईटी सेक्टर इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइक दे हैव ओनली देयर ऑफिसेज वेयर द एम्प्लॉयज आर सिटिंग, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द वर्क फ्रॉम होम कल्चर। तो वॉट इज़ दैट थिंग विच वी आर पेइंग फॉर, तो उसमें ये सेकंड कंपोनेंट मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज़ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, कि बेसिकली इन द नियर टर्म फ्यूचर या फिर लॉन्ग फ्यूचर क्या कंपनी कमा सकती है, हम उसके लिए प्राइस पे करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे ना कि ये कुछ कंपनी मैंने आईटी सेक्टर जायंट्स उठाए हैं, जैसे टीसीएस, तो उसका प्राइस 3125 है, लेकिन उसकी बुक पे आज एसेट्स फॉर ईच एंड एवरी इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर 246 रुपीज़ का है। तो आप देखेंगे 10 टाइम्स से भी ऊपर ट्रेड करता है प्राइस टू बुक का जो रेशियो होता है। अगर आप यही अगर हाई ग्रोथ वाली कंपनी देखेंगे टाटा एलेक्स की, तो 6040 का इसका प्राइस और बुक्स पे केवल 247 रुपीज़ के एसेट है। तो आप इतना ज़्यादा क्यों पे करते हैं। देयर कम्स दिस थिंग, बिकॉज इन लोगों के पास एक्चुअली में कुछ नहीं होता। लाइक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इनको फिक्स्ड एसेट्स में बहुत कम लगता है। मोस्टली इनका सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर क्या होता है, एम्प्लॉय। तो वही रीज़न है। सो अब डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कैसे इम्पेक्ट करता है। होता क्या है, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है बेसिकली कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स जो होती है, अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर में जाके 2024 में जाके आप 1.1 रुपी अर्न करने वाले, ये आपको पता है। तो क्या आप आज ही उसके लिए 1.1 रुपीज़ दोगे क्या 2023 में? नहीं दोगे। आप प्रोबेबली सपोज आप 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, तो आप कहोगे भैया नहीं, डिवाइडेड बाई 110%, मैं आज आपको 1 रुपया दूंगा, आप उसमें मेरे लिए 10% रिटर्न जनरेट करके लाओ, तो 2024 में आप मुझे 1.1 रुपीज़ दीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी फ्यूचर में कंपनी से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अर्न करके लाएगी, उसको हम डिस्काउंट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं। ठीक है, एंड देन वी पे द प्राइस फॉर द शेयर्स। सो जो डिस्काउंटिंग रेट होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, देखिए शुरू से आते हैं। बेसिकली प्राइस ऑफ एनी शेयर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, बुक वैल्यू जो आज की तारीख में उसके बैलेंस शीट पे प्रेजेंट है, उस फ्यूचर में जो कंपनी अर्न कर सकती है। अब जो फ्यूचर में अर्न कर सकती है उसको हम पहले डिस्काउंट करते हैं, बिकॉज हम फुल प्राइस पे नहीं करते, क्योंकि जो यार 2 साल बाद उतना ही कमा के लाएगा तो आज हम उसके लिए क्यों पे करें, मतलब फिर तो पैसा सेविंग्स बैंक में रख देते हैं ना। तो इसलिए हम उसको डिस्काउंट करते हैं। अब डिस्काउंट किस रेट से किया जाता है, तो वोट कंपनीज इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स टू अर्न, it becomes a cutoff rate for the company, it also called as the cost of equity. So basically सपोज मैं एज एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता हूँ कि भैया कंपनी मेरे लिए कम से कम 15% रिटर्न जनरेट करके लाए, तो वो उसके लिए कट ऑफ रेट बन जाती है कि उसे 15% रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करना पड़ेगा। उससे कम करेगा तो इन्वेस्टर्स उससे पैसा निकाल लेंगे बेसिकली। सो यस, और इसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बुलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल्स 1 साल बाद कंपनी 115 कमाने वाली है, तो आप इसको 1.15 से डिस्काउंट करोगे तो ये 100 रुपीज़ आ जाएगा। तो आज उस शेयर के लिए आप 100 रुपीज़ पे करने के लिए तैयार होंगे, ताकि वो 15% का रिटर्न जनरेट करेगी और आपके लिए वो 115 रुपीज़ हो जाएगा आफ्टर द ईयर। अब होता क्या है, ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है दैट इज़ द रिटर्न दैट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एन कंपनी। अगेन ये भी दो चीज़ों से मिल के बनता है। एक होती है रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट जो भी मार्केट में चल रही होती है वो आप ले सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर जो यील्ड आ रही है। इसमें ये लॉजिक होता है कि भाई
इतना, जैसे फॉर एग्जांपल 6% या फिर 7%, तो मेरे को गवर्नमेंट बॉन्ड से कमा के देना है, बट ऑब्वियसली मैं इतना रिटर्न तो एक्सपेक्ट नहीं करूँगा ना इक्विटी से। इक्विटी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, इक्विटी में आप बिजनेस के ओनर बनते हो, आप डाउन साइड का रिस्क लेते हो, बिकॉज यहाँ पे आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड होती है, यहाँ पे कैपिटल कभी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप एक रिस्क प्रीमियम डिमांड करते हो, राइट, कि रिस्क का प्रीमियम होता है कि नहीं भाई इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को 5% का रिस्क प्रीमियम चाहिए, 7% की रिस्क फ्री रेट है, तो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंपनी से 12% हो गया। अब होता क्या, एज सुन एज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ये रिस्क फ्री रेट बढ़ जाता है, तो हैंस होगा क्या, बेसिकली increase in interest rate will lead to an increase in your cost of equity basically। तो डिस्काउंटिंग रेट बढ़ गया आपका। अब एक बात बताइए, डिस्काउंटिंग रेट बढ़ गया मतलब आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर सपोज कंपनी का सेम है, दैट इज़ दी अर्निंग्स कंपनी की सेम है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, डेफिनेटली शेयर का प्राइस नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल आज एक कंपनी 100 रुपये कमा के ला रही थी और उससे इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे 10%, तो कम शेयर का प्राइस 1000 रुपीज़ होगा। वही कंपनी अगले साल जाके 100 रुपीज़ ही कमाती है, लेकिन इन्वेस्टर्स का उससे एक्सपेक्टेशन हो जाता है 20%, तो शेयर का प्राइस 500 हो जाता है, बिकॉज 500 पे 20% विल कम अमाउंट टू 100 रुपीज़। सो यस, दिस इज़ द रीज़न कि इंटरेस्ट रेट जो साइकिल्स होते हैं वो आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं, बिकॉज उनकी प्राइस में जो ये कंपोनेंट होता है ना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का, वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आप उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज दे सकते हैं, लाइक मिनिमम 10 तो जनरली होता ही है। ठीक है, तो बस इतना ही था। बैंक्स का तो आपने देख ही लिया है उनको क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो के रखते हैं कि इंटरेस्ट रेट साइकिल्स बैंक्स को कैसे इम्पेक्ट करता है।